हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है इस क्लास में। आइए आपको इस वर्ष जो है 2025 की पेपर के लिए 2024 का अनसॉल्व पेपर जो है हम लोग हल कर रहे हैं। इसमें राजीव अनसॉल्व पेपर रहेगा और इसका जो है सेट नंबर फर्स्ट जो कि पेज नंबर 9 पर आप देखना 346 FS जो है इसका पेपर हम हल करेंगे। तो चलिए इसमें खंड आ में हम बार बार क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप लोग जो है इस तरह की ये अनसॉल्व पेपर खरीद लेना, उसमें आप देखते जाना पेज नंबर 9 पर देखना ये सेट नंबर 1 करा है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, आप लोग अपने पेपर में पढ़ते रहेंगे कि ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस डी ब्राउली तरंगदैर्घ्य होता है। तो डी ब्राउली तरंगदैर्घ्य हमारे पास 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा मिलता है। तो हम लोग जानते हैं डी ब्राउली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर जो होता है h/p होता है, लेकिन p बराबर हमारे पास होता है, p बराबर देखते हैं क्या आता है, ये समीकरण हम एक मान लें। अच्छा, हमसे कहा है कि गतिज ऊर्जा जो है वो E मानी है और E बराबर होती क्या है गतिज ऊर्जा, हाफ mv²। यहां से हम क्या करेंगे, 1/2 m से गुणा कर देंगे और यहीं पर m से भाग कर देंगे। तो यहां से ये बटेगा 2m पहुंच जाएगा इधर 2m, और ये पहले से ही है यहाँ पर E। यहाँ पर क्या हो जाएगा m और m² यहाँ पर v²। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 2m mv का होल स्क्वायर। अब आपने पढ़ा होगा कि संवेग बराबर क्या होता है p और p बराबर होता है mv। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 2me और सामने p का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम p की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में आ जाएगी 2me। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में p का मान रख देंगे। अब समीकरण 1 से लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा h/p। p की वैल्यू ये रही √2me। तो इसमें ये पहला आंसर ठीक है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप कर लेना, इसी का दूसरा खंड देखते हैं। दूसरे खंड में क्या लिखा है, कहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग वो क्या है vd, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता वो दी रखी है हमारे पास E। तो आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। चलिए ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं चूंकि I बराबर क्या होती है NeAVD, अनुगमन वेग वाला चैप्टर विद्युत धारा वाला, उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे I और ये बटे में A हो जाएगा NeVD। अब चूंकि J बराबर क्या होता है I/A, तो यहाँ से हम लिख देंगे J बराबर NeVD, समीकरण 1 हो जाएगी। परंतु हमने एक और फार्मूला संबंध पढ़ रखा है कि J बराबर होता है सिग्मा इंटू E, ये समीकरण 2 हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो यहाँ पर NeVD जो हो जाएगा वो सिग्मा इंटू E के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं VD जो है वो किसके अनुपाती है, डायरेक्ट E के। तो ये और ये हो जाएगा कांस्टेंट। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें ठीक है, एकदम सटीक आंसर है। अब गा वाले में कह रहे हैं, इसी का गा वाला इसमें लिखा है कि अल्फा कण का पथ प्रकीर्णित अल्फा कण, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो उन्होंने 1911 में दिया था, तो उसमें क्या बताया था, ये जो नाभिक होता है जिसका आवेश, नाभिक का आवेश होता है Ze। तो इस पर जब अल्फा कणों की बमबारी कराई जाती है तो कुछ ऐसे करके लौट आते हैं और कुछ ऐसे करके ऐसे टकराकर ऐसे निकल जाते हैं। तो ये जो पथ होता है, ये इस पथ को हम कहते हैं अति परवलयाकार, अति परवलयाकार। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपके पास, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। तो अगली चीज देखते हैं, अभी पहला ही अब चल रहा है, इसमें बहुत ही चल रहा है। चलिए, तो घ वाले में क्या है
कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। कौन सा रंग में उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी, नीले, लाल, हरे या पीले। तो देखिए आपने एक पैटर्न पढ़ रखा है विबग्योर वाला, विबग्योर। तो विबग्योर में जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जो एन होता है, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, वो क्या होता है, घटता है। लेकिन आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है, जो कि 1/f बराबर 1 माइनस वो n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा कहीं, ठीक। इसे हम लेंस मेकर सूत्र कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से अगर हम 1/f देखेंगे तो ये किसके अनुपाती हो जाएगा, 1 मतलब n माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम f का मान देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/n माइनस 1, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n के। कुल मिला के फोकस दूरी जो है अपवर्तनांक के बिंदु के बराबर होती है। अब अच्छा ये देखिए, इस अवस्था में यदि n का मान कम होगा तो फोकस दूरी अधिक होगी, और यदि n का मान अधिक होगा तो फोकस दूरी जाहिर सी बात है कि कम होनी चाहिए। तो आप देखिए इस पैटर्न में बैगनी से लाल रंग की ओर आते हैं तो n का मान घटता है। तो इस अवस्था में सबसे कम n जो है किसका हो जाएगा, लाल रंग का। तो अब इसका अगर अपवर्तनांक लाल रंग का कम है तो जाहिर सी बात है इसकी फोकस दूरी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अतः एफ आर यानी कि फोकस दूरी किसके लिए, लाल रंग के लिए, का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। अगर आपसे पूछता कि फोकस दूरी न्यूनतम किस रंग के लिए होती है, तो न्यूनतम जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसके लिए फोकस दूरी न्यूनतम होती है, ठीक। और जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसके लिए फोकस दूरी अधिकतम होती है। तो ये आप बता सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो इसका ऑप्शन, इस वाले का ऑप्शन जो है नंबर 3 सही रहेगा। तो अगर हल करके हम लोग जानते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप लोग जो है सीधे सीधे ऑप्शन को अप्लाई करते हैं तो आप जो है आगे के पेपर में भी भूल सकते हैं। चलिए इसका अगला ऑप्शन देखते हैं। हमसे कहा गया है यदि प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में केवल धारित्र हो। अच्छा, एक ऐसा परिपथ है जिसमें केवल जो है संधारित्र जुड़ा हुआ है, सी जुड़ा हुआ है, और ये एसी मेंस होता है, ठीक। अगर सी जुड़ा हुआ है तो आप ये बताइए परिपथ में व्यय शक्ति क्या होगी। चलिए देखते हैं। क्योंकि व्यय शक्ति जो होती है P बराबर BRMS इंटू IRMS और साथ में cos फाई, ये RMS लिखा है, RMS, ये भी RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ V, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ I। लेकिन हमने पढ़ा है कि cos फाई जो होता है वो होता है R/J। तो यहाँ पर P की जगह पर VRMS और IRMS ऐसे लिख देंगे, cos फाई की जगह पर हम R/J लिख देंगे। लेकिन इस वाले परिपथ में R तो है ही, लेकिन चूंकि R का मान कितना है, 0, जब इसमें R का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पर ये वैल्यू भी पूरी 0 हो जाएगी। और अगर किसी की गुणा अगर हम 0 से करा देंगे तो ये भी मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो अगर किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल संधारित्र C जुड़ा हो तो उसकी व्यय शक्ति क्या होती है, सदैव 0 होती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। देन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें या तो जो है कॉपी और पेन लेके बैठे और साथ ही साथ हल करके जाए। रिकॉर्डेड वीडियो है क्योंकि लाइव हम चला नहीं पा रहे, नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, वैसे भी वीडियो कभी कभी धुंधली हो जाती है। तो चा वाले में देखिए क्या पढ़ रहा है, लिखा है दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। अच्छा, आप लोगों ने शायद कूलाम बल पढ़ा होगा, पहले ही चैप्टर में होता है कूलाम बल। ये होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इनटू में Q1 इनटू Q2 बटे में R स्क्वायर। ये आपने जो है समीकरण पढ़ी होगी। अब हमसे कह रहे हैं अगर वायु में है तो वायु में K का मान आपको पता होता है 1 होता है और F का मान दिया रखा है इन्होंने सवाल में 80 न्यूटन। तो इसलिए हम इससे क्या करेंगे, 80 न्यूटन और सामने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका तो मान 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, समीकरण 1। अब देखिए क्या कह रहे हैं, जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है, यानी दूरी चेंज नहीं हुई है और यही आवेश है, तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो इस अवस्था में आपको K का मान ज्ञात करना है। अच्छा,
माध्यम की बात करें, माध्यम में के का मान आपको निकालना है, जबकि एफ का मान दिया रखा है 8 न्यूटन। तो इस वाले फार्मूले में हम क्या करेंगे, 8 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बटे में R स्क्वायर। क्यों, ना तो आवेश बदले हैं ना ही इनके बीच की दूरी बदली है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देंगे। जब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 80/8 और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। ये Q1 Q2 बटे R स्क्वायर और ये Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस वाले पद से ये वाला पूरा पद कट जाएगा, इससे ये पूरा पद कट जाएगा, 8 - 80 आ जाएगा। तो 10 बराबर ये बटे का बटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कुल मिला के का मान कितना आया हमारे पास, 10। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। अब हम खंड बाल की ओर चलते हैं। चलिए, खंड बाल में यानी कि दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है। ये बहुत विकल्पीय है, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो खंड बाल में क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे का आपको का वाला पढ़ना है। तो का वाला लिखा है, लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को ड्रम में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, जैसे हमारे पास अभी ये लेंस वायु में है, वायु में, तो प्रकाश की किरण वायु से किस में जाएगी, कांच में, यानी एयर टू ग्लास। तो इस अवस्था में 1/f यानी कि वायु में f एयर, वायु में a and g हो जाएगा, माइनस का 1/r1 माइनस का 1/r2 समीकरण 1। चलिए अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक मिनट, ये कहां गया, ये है, जब इस लेंस को द्रव में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब हमने क्या किया, यही लेंस उठाया, ये उठाया और इसे हमने कहां डुबो दिया, एक द्रव में डुबो दिया। जब हम इसे द्रव में डुबो देंगे, द्रव में डुबो देंगे तो प्रकाश की किरण लिक्विड से किसमें आएगी, कांच में आएगी। तो द्रव में डुबोने पर 1/f ऐड हो जाएगा। अब की किससे देखें, पहले एयर टू गिलास में जा रही है तो ANG, अब की लिक्विड टू गिलास में जा रही है तो LNG हो जाएगा। माइनस का 1/r1 माइनस का 1/r2 समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, हमें इसका रेशियो निकालना है, ये तो पूछ रहा है। अच्छा, अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए वही बात, रेशियो मतलब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दें। जब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देंगे तो 1/f a और बटे में 1/f है। ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर ANG-1 और LNG-1 और ये वाला पद ऐसे ही 1/r1 माइनस 1/r2 और 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस वाले पद से ये वाला पद कट जाएगा, जाहिर सी बात, ये हम बटे का बटा सबसे ऊपर चला जाता है तो FL और बटे में FA आ जाएगा। और ये जो रेशियो है ANG-1 और LNG-1, यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है, यही रेशियो निकालना था। तो ये फार्मूला बहुत बेहतरीन फार्मूला है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हवाला देखिए क्या कर रहा है, हवाले में हमसे कह रहा है, चलिए ये करवाते हैं फिर इंक डालते हैं इसमें। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। तो आप ये याद रखेंगे, मूल ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा होती है, ये पूछ रहा। अच्छा, आयनन विभव स्तर का जो आयनन विभव होता है वो आप याद रखना 13.6 वोल्ट ये होता है, ठीक है। इसमें आप देखना पीछे जो है इसके, अच्छा ये यहाँ पर उत्तरमाला भी दी रखी है, उत्तरमाला आप जो है मिलाते जाए, ये कुछ क्वेश्चन के हल जो है दिए रखे हैं, हल नहीं डायरेक्ट उत्तरमाला दी रखी है, तो ये भी आप मिलाते हैं। अच्छा, गाँव वाले में देख क्या कह रहा है, विद्युत चालिकता की परिभाषा एवं विमीय सूत्र लिखिए। अच्छा,
विद्युत चालकता क्या होती है? देखो विद्युत चालकता को हम C से प्रदर्शित करते हैं। ये हमेशा याद रखना प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो आप क्या लिख सकते हैं, किसी चालक में उत्पन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। आप लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं धीरे धीरे कि किसी चालक में उत्पन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं और लास्ट में ये फार्मूला आप लिख देना C = 1/R। एक चीज हमसे इसमें और पूछ रहा है कि इसका विमीय सूत्र क्या है। चलिए, इसका जो विमीय सूत्र होगा तो उसके लिए आपको जो है R का विमीय सूत्र पता होना चाहिए। तो R की जो विमा होती है वो क्या होती है, देखिए R बराबर क्या होता है, B बराबर IR, तो R बराबर B/I हो जाएगा। यहाँ B बराबर क्या होता है, W/Q होता है, यहाँ पर I हो जाएगा। तो R बराबर W और बटे में Q × I। W की होती है m/2 यहाँ से हो जाएगी Q की होती है 80 और इसकी होती है केवल 1। तो यहाँ से ठीक है, तो इसकी विमा आ गई है m/2 T-3 A-2। जब इसकी विमा ये आ गई तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा का मतलब n⁻1 है तो ये हो जाएगी n⁻−1, l⁻2 है तो l⁻−2, t⁻³ है तो t⁻+3 हो जाएगी, a⁻−2 तो a⁻। तो ये इसका विमीय सूत्र होता है। तो चलिए, अच्छा तो घ वाला देखते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। घ वाला देखते हैं क्या कह रहा है। घ वाले में कह रहा है कि विद्युत चालकता की, एक मिनट, घ वाला तो हो गया, घ वाला कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। सिंपल सी बात है, क्या है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, एक धारा परिपथ में जो प्रयुक्त अमीटर होता है, ये इसका उत्तर लिखे दे रहे हैं। अमीटर धारा का वर्ग मान मूल मान यानी कि जिसे हम बोलते हैं IRMS को व्यक्त करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे का अंगा वाला, कि होल पर कितना आवेश होता है। जो अच्छा, नाभिक में इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो बाहर से ऊर्जा पाकर, तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को छोड़कर भाग जाते हैं, तो अपनी जगह पर होल का निर्माण करते हैं। तो इन्होंने यही पूछा है कि होल पर कितना आवेश होता है। तो हमेशा याद रखना, होल पर +1+6 × 10⁻−19 कूलम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी तो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जब जाता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1 × 10⁻−19 कूलम, वो भी धनात्मक। तो जब ये यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ धनात्मक बना देगा, तो यही आवेश धनात्मक के रूप में होता है, ठीक है। इतना कूलम आवेश होता है। और इसमें क्या पूछ रहा है, पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइए। अच्छा, तो पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाना है केवल। तो देखिए, P के लिए हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं और N के लिए ऐसे प्रदर्शित करते हैं। एक तार यहाँ से निकाल लेते हैं, एक तार यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये होता है P और ये होता है N। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव, इसे कहते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव में मतलब होल होते हैं जो कि प्लस होते हैं, और नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि माइनस होते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो तरंगे एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक है। चलिए, हमसे कह रहा है रेडियो तरंग, तो रेडियो तरंग की आवृत्ति सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति से क्या होती है, अधिक होती है। इतना आपको जो है
आंसर में लिखना है बस। आपका 2 नंबर, 1 नंबर पक्का हो गया। चलिए अब खंड 7 की ओर चलते हैं। खंड 12 तक हल हो गए, खंड 7 की ओर चलते हैं। वीडियो चल रही, धुंधला आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। देखो ठीक, खंड 7, खंड 7 में हम क्या देख रहे हैं? खंड 7 में काव्य जो कहते हैं, नाभिक के द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। अच्छा देखिए, आपको बताते हैं कि जो नाभिक होता है, नाभिक का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है, क्या होता है? नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो होता है, उनमें उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है, नाभिक के द्रव्यमान में इस कमी को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति कहते हैं। याद रखिए, आपको पता है कि प्रत्येक परमाणु का समस्त नाभिक उसके केंद्र पर केंद्रित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो नाभिक का जो द्रव्यमान होता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयोग के बराबर होना चाहिए। लेकिन जो है इसमें होता क्या है, इसमें कुछ कमी आ जाती है, तो इस कमी को ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अब कहते हैं प्रतिनिक्रियान नहीं, बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। अच्छा, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इन्हें हम नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन कहते हैं। तो इन न्यूक्लियनों को अलग करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही क्या कहलाती है? बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो ये हमारे जो है ठीक तीसरे का पहला सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और इसमें जो है इंक डालें। स्टॉप रहने दे, होगा 1-2 मिनट का। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए। कितने मिनट की हो गई है? 29 मिनट। हमसे कह रहा है कि क्राउन कांच से द्वियुक्ता लेंस बनाना है। ठीक है, लेंस के पृष्ठों की त्रिज्या कितनी रखी जाए? कहने का मतलब यह है हमें आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, और जबकि लेंस की क्षमता जो पी का मान है वो -2.5 डायोप्टर है, और जबकि क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक है 1.65 है। चलिए देखिए, बात बताइए, ये हमारे पास लेंस है, इसकी एक त्रिज्या होती है, ये प्लस में आर होती है, और एक त्रिज्या होती है, ये माइनस में आर होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम इस वाले पृष्ठ से गोला बनाएंगे तो ये इस तरफ यानी कि दाईं ओर बनेगा, दाईं ओर हमेशा चीजें प्लस की रहते हैं,
और इस वाले पृष्ठ से अगर हम गोला बनाएंगे तो ये हमेशा बाईं ओर, और बाईं ओर चीजें हमेशा काय की लेते हैं, माइनस की, इसलिए ऐसा लिया गया। अब आपको शायद पता हो कि लेंस लेकर सूत्र क्या होता है। लेंस लेकर सूत्र से लेंस लेकर सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस का 1/r2। ये हमने फार्मूला पढ़ रखा है। शायद आपको ये भी पता होगा कि 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। जबकि फोकस दूरी मीटर में हो तो ये फार्मूला, अगर सेंटीमीटर में होती तो ये वाला फार्मूला हम लगा देते हैं। तो हम अभी ये वाला फार्मूला जो है लगा रहे हैं। तो यहाँ पर 1/f की जगह पर हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 1/f की जगह पर माइनस का 2.5। यहाँ क्या हो जाएगा, n की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 6.165। यहाँ 1/r, r1 की जगह पर हम प्लस का r लिखेंगे, और ये r2 की जगह पर हम माइनस का r लिखेंगे। चलिए यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2.5, और इसमें से ये घटाएंगे तो 0.65 रह जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/r प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये चीज इधर आएगी। चलिए ये हम मिटा दें, इतना अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। अब हम ये मिटाने जा रहे हैं, ठीक है, ये तो केवल समझा रहे हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 2.5 और बटे में 0.65, और सामने 1/r और 1/r 2/r हो जाएगा, 1/r और 1/r 2/r, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ दशमलव 2 अंक, तो हमारे पास हो जाएगा 250 बटे में 65, और सामने 2/r। अगर हम यहाँ से r इधर ले जाए, 65 इधर ले जाए, और ये 250 इधर ले जाए, बात वही। तो 65 दूनी होता है हमारे पास 130, और यहाँ हो जाएगा 250। तो अगर हम इसे भाग देंगे तो 0.52 मीटर में हमने फोकस दूरी रखी थी, इसलिए मीटर में सेंटीमीटर में रखना है। तो अगर सेंटीमीटर में मान रखना है तो 100 से गुणा कर देना, तो 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन मतलब आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर इसमें जो है उत्तरमाला में आप देख सकते हैं, ठीक, प्लस 52 सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। अगर मीटर में कर देता कोई कुछ नहीं करेगा, घबराना नहीं। अगला ये कौन सा वाला था, ये था तीसरे का खा था, ये खा वाला था, ठीक, यहाँ बता दें। चलिए गा वाला कहते हैं, गा वाला क्या कह रहा है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं अपलोड करेंगे, 2 वीडियो में या कोशिश करेंगे निपटाने। चलिए गा वाला क्या कह रहा है कि पीएम संधि डायोड के अग्र अवनत स्थिति में इसके प्रचालन को समझाइए। अच्छा, पीएम संधि देखिए, जब हम पीएम संधि का हम अग्र अवनत करते हैं, अग्र अवनत यानी कि इसका ये होता है P, इसका ये होता है N। जब हम इसके P सिरे को बाह्य विद्युत स्रोत के धन सिरे से जोड़ दें और N सिरे को बाह्य विद्युत स्रोत के ऋण सिरे से जोड़ दें। अब इसमें P का मतलब पॉजिटिव होता है, इसमें N का मतलब नेगेटिव होता है। अब यहाँ से जब ये पॉजिटिव जाएंगे, पॉजिटिव यहाँ जाएंगे, पॉजिटिव यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पॉजिटिव को धक्का देंगे क्योंकि इनमें हमेशा प्रतिकर्षण होता है। ऐसे यहाँ से जब माइनस जाएंगे तो ये इधर के लिए धक्का देंगे, माइनस हमेशा माइनस को धक्का देता है। तो यहाँ से जब प्लस प्लस को धक्का देगा, माइनस माइनस को धक्का देगा, तो यहाँ पर प्लस और माइनस आपस में मिल जाएंगे। जब ये प्लस माइनस आपस में मिल जाएंगे तो अग्र अवनत में हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, यही तो कंडीशन आएगी। लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं, जैसे हम पश्च अवनत बोलते हैं, इसे अगर हम माइनस से जोड़ देते हैं, इसे हम अगर प्लस से जोड़ देते हैं, तो यहाँ के सारे होल जो होते हैं वो इधर भाग आते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर भाग आते हैं। तो यहाँ पर परिपथ के अंदर कोई विद्युत धारा प्राप्त ही नहीं होती, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में जब अग्र अवनत रखना है तो अग्र अवनत में धारा प्राप्त होती है। तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, जब P सिरे को प्लस से आप धन ध्रुव से लिख देंगे तथा N सिरे को माइनस से जोड़ देते हैं, तो P के होल तथा N के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर
जाने लगते हैं। जब ये एक दूसरे की ओर जाने लगेंगे, जिसके कारण विभव उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है तथा विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, निर्माण होता है, होने लगता है। अतः परिपथ कैसा हो जाता है, अग्र अभिनत हो जाता है। बस इतना हमें लिखना है और इसमें कुछ नहीं करना है। ये आपको डायग्राम बना देना है। बस आपके जो है कितने नंबर पक्के हो गए, केवल 2 नंबर पक्के हो गए। चलो बहुत बहुत मुबारक। अगला 2 नंबर में इतना काम किया। अगला बोल रहे हैं घावाले में हमसे कहा गया है अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उनके परास और सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप ये लिख लेना, अमीटर के शंट का प्रतिरोध बढ़ाने पर परास तथा सुग्राहिता का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। यहाँ पे याद रखना बस। 2 नंबर इसमें पक्के हो गए। चलिए उसमें नहीं तो इसमें सही, इसमें तो आराम नहीं आपको। बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं ये, अगर आपने जो है रिवीजन अच्छे से किया है तो। चलिए खंडता की ओर बढ़ते हैं। ये तो हो गया खंडता की ओर बढ़ता है। खंडता में क्या कह रहा है, खंडता तक हल कराएंगे, बाकी मतलब कि 1 मिनट, चौथे क्वेश्चन तक हल करा देंगे, बाकी आप लोग जो है कल वीडियो जरूर देखना इसके। तो चलिए चौथे का वाला क्या कह रहा है, यदि कांच के पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। चलिए अच्छा, पतले प्रिज्म के प्रोटॉन के लिए हमने आपको एक सूत्र बताया था, नहीं अभी YouTube पे नहीं बताया, ऑफलाइन बता चुका है। n-1 × a होता है। अगर हम वायु की बात करें, वायु के लिए जो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा A हो जाएगा, डेल्टा A हो जाएगा n-a-1 × में a। ये हम लिख देते हैं a-n-g। क्यों? क्योंकि जो प्रिज्म है, प्रिज्म में प्रकाश आता है तो ये वायु से यानी कि एयर से किसमें आता है, मान लिया ये कांच का बना हुआ है तो कांच में आ रहा है, जिसके लिए हम जी लिखते हैं, तो a-n-g समीकरण। तथा अब की कहा जा रहा है, अब कि यदि पूरा का पूरा प्रिज्म हमने कहा रख दिया, किसी द्रव में डुबो दिया। जब हम इसे द्रव में डुबो देंगे तो प्रकाश की किरण पहले तो वायु में थी, लेकिन अभी तो ये लिक्विड में आ रहे, जैसे हम पानी कहते हैं, जैसे हम वाटर कहते हैं, वाटर से अब ये कहा जा रही है ग्लास। तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक हो जाएगा जल के लिए डेल्टा W जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, WNG -1 × a। चलिए देखिए, अच्छा इन्होंने सवाल में ये भी दिया रखा है, सवाल में एक चीज और दे रखी है, इसे समीकरण 2 में सवाल में a का मान जो दिया है, अच्छा a-n-g का मान दिया है, a-n-g का मान दिया है 3/2 और a-n-w का जो मान दिया है वो 4/3 दिया है। ठीक, तो हमें WNG का मान निकालना, तो इसलिए WNG जब हम निकालते हैं तो इसे हम ऐसे लिखते हैं ANG और बटे में ANW। ANG का मान हमारे पास है 3/2, ANW का मान है हमारे पास 4/3। अगर हम इसे सही से हल करेंगे तो 3/2 और ये पलट लिख देंगे 3/4, सामने 3 × 9 और बटे में 2×4 8 हो जाएगा। तो हम क्या करें, समीकरण 1/2 से, तो हम समीकरण 1/2 से हम करेंगे डेल्टा A/डेल्टा W ANG -1 × में a बटे में WNG -1 × में a। a से a कट जाएगा, इसका मान रखे ले रहे हैं 3/2 -1, इसका मान रखे ले रहे हैं 9/8 -1। चलिए
इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी जो है हम बताते हैं 1/4 कैसे रहेंगे। तो इसके बाद हम इधर हल कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ से डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा डब्ल्यू, तो ये जो 3/2 है, 3 - 2/2, इसका लासा लेके कर दिया, और ये 9 - 8/8। ऊपर से बचेगा 1/2 और नीचे बचेगा 1/8। अगर हम इसे हम करेंगे तो 1/2, ये 8 पलट के 2 × 8, ये 4 है। यहाँ से हमारे पास डेल्टा ए बराबर हो जाएगा, इसकी गुणा अगर उससे करा देंगे डेल्टा डब्ल्यू गुणा 4, तो यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 1/4 और गुणा में डेल्टा ए। यही हमें सिद्ध करना था। इन्होंने कहा है जब हम द्रव में डुबो देंगे या जल में डुबो देंगे तो इसका जो विचलन रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। यही हमें बताना था। तो ये जो है आपका पूरा सवाल हल हो गया। चलिए चौथे का हवाला हम करते हैं। ठीक, चौथे के खवाले में कह रहे हैं कि विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए। कुछ नहीं करना है, ये सर कंफ्यूज कर रहे हैं। विस्थापन धारा की परिभाषा पूछ रहे हैं, विस्थापन धारा। ठीक, अच्छा, और क्या पूछ रहे हैं, और इसके और चालन धारा के बीच कलांतर। अच्छा एक बात बताएं, कलांतर जो चालन धारा होती है, ये पहले बताते हैं डेफिनेशन अभी। चालन धारा तथा विस्थापन धारा के मध्य कलांतर कितना होता है, शून्य होता है। चलिए तो इसकी डेफिनेशन लिख दे रहे हैं कि समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण जो उत्पन्न धारा होती है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक, ये आपकी जो है डेफिनेशन होगा इसकी। यही इतनी डेफिनेशन लिख लेना, आपको जो है 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। चलिए अगली चीज हमसे पूछ रहे हैं, ये इतना सा। पौने 11 बज गए। चलिए बस तो 3 क्वेश्चन और। चौथे का हमसे पूछ रहा है गाँव। चौथे के गाँव वाले में लिखा हुआ है कि नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन को समझाते हैं। ये क्या होता है, जब किसी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो वह लगभग 2 हल्के बराबर नाभिकों में टूट जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या है, जब किसी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो वह लगभग 2 बराबर हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और जब 2 हल्के नाभिक आपस में जुड़ जाते हैं तो इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, हमसे ये भी कहा है कि उदाहरण समझेंगे। चलिए उदाहरण देखते हैं। ऐसे 92 यूरेनियम 235 है। ये ऐसा पदार्थ होता है जो अपने आप ही अल्फा बीटा तथा गामा कण जो है उत्सर्जित करता रहता है। तो इसमें हमने एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराई, इसमें 92 और 0 92 हो गया, और यूरेनियम का 235 और 1 236 हो गया। ठीक, तो ये क्या करता है, ये न्यूट्रॉन इस वाले नाभिक में जुड़कर इसे 2 भागों में तोड़ देता है। एक तोड़ देता है
इसके लिए हम जो है डेफिनेशन इसमें एक मिनट रुक जा, इसकी समीकरण लिख लें। ये देखिए हमने समीकरण लिख दी है। तो इसमें क्या होता है, 92 यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है, तो ये अपना एक संधारिक को समस्थानिक बनाता है और जो दो भागों में टूट जाता है, जिसे हम बेरियम और क्रिप्टॉन कहते हैं, और साथ ही ये 3 न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन और करता है और अपार ऊर्जा मुक्त करता है। जैसे ये यूरेनियम का टुकड़ा है, इस पर हम अगर न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो ये जो है दो भागों में टूट जाता है, एक बेरियम में और एक क्रिप्टॉन में, और ये साथ ही अपने जो है 3 न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन और करता है, 1, 2 और 3 न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन करने के बाद ये क्या करता है, अपार ऊर्जा भी मुक्त करता है। तो ये इसका जो है उदाहरण हो गया। ठीक है, अब नाभिकीय संलयन क्या होता है ये हम इसी में बता देते हैं। नाभिकीय संलयन, इसकी भी डेफिनेशन जो है हम देख के लिख देंगे, तो केमिस्ट्री डेफिनेशन है, याद रहेगा। तो जब क्या होगा, जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर भारी नाभिक का, ये हल्के नाभिक लगभग बराबर प्रमाणित होते हैं, निर्माण करते हैं, तो इसे संलयन है। हाइड्रोजन बम इसी पे आधारित है, ठीक, परमाणु बम इस पे आधारित है। सूर्य में प्रकाश की किरण, मतलब सूर्य में जो अभिक्रिया होती है वो संलयन की ही अभिक्रिया होती है। उदाहरण के तौर पर लिखते हैं ना, सूर्य में होने वाली अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, इसकी समीकरण हम लिखने दे रहे हैं। अच्छा ये देखिए क्या है, ड्यूटेरियम के 2 परमाणु, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, ड्यूटेरियम के 2 परमाणु मिलकर एक ट्राइटियम और एक प्रोटियम का निर्माण करते हैं और साथ ही 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मुक्त करते हैं। साथ ही फिर से यही जो ट्राइटियम होता है ये ड्यूटेरियम के साथ फिर से अभिक्रिया करके एक हीलियम परमाणु का निर्माण करता है और साथ ही न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है और इतनी ऊर्जा फिर से मुक्त कर देता है। यही अभिक्रिया जो है सूर्य में होती है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक प्लास्टिक की गोली, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला आपसे कह रहा है वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होता है। एक प्लास्टिक की गोली जिसका द्रव्यमान m बराबर 3.2 × 10⁻⁻15 किलोग्राम है, 36 समांतर अपशिष्ट प्लेटों में स्थिर ऐसे करके प्लेटें हैं और ये समांतर है, इनके बीच में जो वोल्टता है वो 1000 वोल्ट है और इनके बीच की जो दूरी है वो 2 सेंटीमीटर, ये V होता है और ये L का मान होता है। अब इसके बीच में यहाँ पर बिंदु P है, ये ऐसे करके ऊपर की ओर वैद्युत क्षेत्र QE लग रहा है और नीचे की ओर पृथ्वी द्वारा लगाया गया भार होता है mg, वो लग रहा है। और इन दोनों ये यहाँ पर संतुलित कब रहेगा, या जब ये बल और ये बल एक दूसरे के बराबर हो। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दिया रखा है, जी का मान भी कह रहे हैं कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाएंगे, V का मान 1000 वोल्ट और L का मान दिया रखा है 2 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻⁻2 से गुणा कराएंगे। अब हम क्या करते हैं, संतुलन की अवस्था में जो QE का मान है वो mg के बराबर हो जाए। हमसे ये कह रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे, इलेक्ट्रॉनों की हमसे संख्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n का मान पूछ रहा है n। अच्छा, आपको ये भी पता होगा Q बराबर होता है n और E बराबर होता है V/n, विभव प्रवणता जिसे बोलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा NE और इसकी जगह पर V/n और सामने हो जाएगा Ng। हमारे पास n का मान नहीं है, अगर n का मान प्लस में आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अगर n का मान माइनस में आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। ये याद रखना आप। चलिए n बराबर क्या हो जाएगा, इसकी गुणा इससे mgl और अपॉन में E × V। n की वैल्यू है 10, 10 3.2 × 10⁻⁻15।
जी की वैल्यू है 10 एंड एल की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻²। ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये बी की वैल्यू है 1000। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 16 गुनी 32 2 गुनी यहाँ पर 4 हो जाएगा। 10 की पावर देखते हैं 15 और 2 17, 17 में से एक प्लस का जाएगा तो ये बचेगा 16। यहाँ 10 की पावर 19 में से 3 जाएगा, ये भी क्या बचेगा 16। तो इससे ये कट जाएगा, क्या आ गया 4 आ गया। तो 4 प्लस में आया तो इलेक्ट्रॉनों की क्या आ जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, इसके संचरण आरेख को बताइए और इसके आरेख में वैद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम भी दिखाइए। तो सबसे पहले हम विद्युत चुंबकीय तरंगें की डेफिनेशन लिखे दे रहे हैं। तो इससे पहले हम इसका संचरण आरेख भी बना दे रहे हैं। संचरण आरेख, संचरण आरेख में क्या होता है, मान लिया ये वाई अक्ष है और ये इधर एक्स अक्ष है और इस तरफ इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर ये जो है इसका जेड अक्ष है। तो अगर विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष में होगा ऐसे ऐसे, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे हो जाएगा। अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा तो चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत होगा, इसका संचरण इनके लंबवत होगा। ठीक है, कहने मतलब ये है अगर विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष पर होगा तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर होगा, वाई पर होगा और इन दोनों के चलने की दिशा कहाँ होगी, जेड पर होगी। यानी कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी 90° के कोण पर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने बना दिया ऐसे करके, ये तीर बना दिया, ये यहाँ पर बना दिया, ये यहाँ बना दिया ऐसे, ये तीर सीधे सीधे बना दिए हमने, ये थोड़े ये सीधे बना दिए और ये थोड़े से पीछे बना दिए ऐसे करके ऐसे। ठीक है, ये इनका संचरण हो गया। संचरण में क्या होता है, अगर ये विद्युत क्षेत्र है तो इसका आयाम विद्युत क्षेत्र का ये ED हो जाएगा। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र तो इसका आयाम यहाँ पर B0 हो जाएगा, ये इसका आयाम हो जाएगा। डेफिनेशन लिखे गए लिखा है, जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा बहुत अधिक आवृत्ति से बदलती है तो परिपथ में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का तरंगों के रूप में प्रसारण होने लगता है। जैसे हम बात करते हैं किसी से तो हमारी जो आवाज जाती है मोबाइल द्वारा तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कन्वर्ट होती जाती है और उसके मोबाइल में पहुंचकर जो है ध्वनि तरंगों के रूप में कन्वर्ट कर देती है। वही आवाज जो है उसे हमारी बोली हुई आवाज उसे वहां पर सुनाई देती है। तो इन्हीं को हम तरंग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप याद रखना, चौथा खंड पूरा हो चुका है। अब कल जो है प्रश्न नंबर 5 के हल कराएंगे। यहाँ में इसमें लगभग 9 क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक है, 5 से 9 क्वेश्चन जो है इसमें हल करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।